शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 132 खतियान आधारित स्थानीय नीति बिल सदन से पास हो गया। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने खतियान आधारित स्थानीय नीति बिल सदन के पटल पर रखा। इसके बाद पक्ष और विपक्ष में बहस हुई, दोनों पक्षों को सुना गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने अपने मंतव्य रखे। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने ध्वनि मत से इस बिल को पारित कर दिया। बता दें कि इससे पहले राज्यपाल ने संदेश के साथ इस विधेयक को लौटा दिया था। वहीं इस बिल के पास होने के बाद सत्ता पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय विधायकों ने प्रतिक्रिया दी है। एक और विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिया, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने 1932 के मुद्दे पर आगे भी लड़ाई जारी रखने की बात कही। निर्दलीय विधायकों ने भी अपनी बात रखी। दे रहे और मैं इसलिए आपको कह सकता हूं, आपको मैं फिर स्मरण दिला रहा हूं, 2004 से 14 तक जो 10 वर्षों का जो कालखंड रहा है, उस कालखंड में अधिकांश समय या तो राष्ट्रपति शासन रहा है, हेमंत सोरेन जी खुद डिप्टी सीएम भी रहे हैं, फिर बाद में इसी मुद्दों को लेकर के अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा करके खुद वो मुख्यमंत्री बने हैं। और 2004 से 14 के बीच झारखंड में इनके नेतृत्व में भी सरकार रही, राष्ट्रपति शासन भी रहा और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की, यानी उस समय यूपीए गठबंधन था, उनकी सरकार थी। लेकिन उन्होंने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के कभी भी आज जो पहल कर रहे हैं उन्होंने पहल नहीं किया, क्योंकि उनको पता था उस वक्त, या कांग्रेस पार्टी ने उस समय उनको नहीं करने दिया होगा। लेकिन आज उन्होंने जिस प्रकार से, हम लोगों ने यही कहना चाहते हैं कि भाई आप राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य के लोगों का नियोजन देना, नियोजन नीति बनाना, राज्य के लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाना, यह अनावश्यक रूप से, जो कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में, आप सबको याद होगा जब हमारी सरकार भी थी हमने किया था, कोई विधानसभा भी हमने तो नहीं लाया था, कैबिनेट में ही डिसीजन हुआ था और बाद में काफ़ी नियुक्तियां भी होती रही। और उसके बाद इन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा करके खुद मुख्यमंत्री बन बैठे और 14 में जब सरकार बदली और रघुवर दास जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तब भी ये हल्ला कर रहे थे। तो रघुवर दास जी ने 2016 में स्थानीय और नियोजन नीति बनाई और उसके बाद भी नियुक्तियां ढेर सारे हुई है। उस समय की नियुक्ति अगर आप लोग 2000 से लेकर के और 19-20 तक की नियुक्ति को अगर आप देखेंगे, जितना अधिक नियुक्तियां हुई है कि इनके तो 4 साल के कार्यकाल में कोई नियुक्तियां हुई ही नहीं है। मुश्किल से जो हुई है तो विधानसभा में उन्होंने उत्तर दे चुके हैं। अनंत ओझा जी के प्रश्न पर ही आप सब लोग उस उत्तर को देख सकते हो। तो जो काम राज्य सरकार को यहां करना चाहिए, वो काम जानबूझ करके फंसा देना, राजनीति करना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए आज भी मैं हेमंत सोरेन से कहूंगा, राज्य सरकार से मैं कहूंगा कि आप स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के राजनीति नहीं करना चाहिए। आप 1932 का लाइए कट ऑफ डेट या 1908 का लाइए, भारतीय जनता पार्टी कदापि उसका विरोध नहीं करती है। हम सब लोग तो हर हमेशा चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की हित की रक्षा हो, हितों की रक्षा हो और झारखंड की लोगों की भावनाओं का भारतीय जनता पार्टी ने जितनी आदर और सम्मान दिया है, वो पहला उदाहरण तो झारखंड राज्य का निर्माण ही है। और नहीं तो पहले क्या हुआ है, किसी से नहीं छुपा हुआ है। इनके पिताजी तो आंदोलन कर रहे थे उस समय, उससे पहले भी लोग आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उस आंदोलन को ही पूरी तरह से खरीद लिया था। तो ये बीजेपी को झारखंड वासियों की हितैषी कितना है, ये किसी के यहाँ हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। झारखंड की एक एक जनता उस बात को जानती है। इसलिए झारखंड की हितों की भारतीय जनता पार्टी सदैव हितैषी रही है, हितैषी है और रहेगी भी। लेकिन ये जो राजनीति कर रही है, राजनीति बंद होना चाहिए। झारखंड की बच्चों की भविष्य के साथ, झारखंड वासियों के भविष्य के साथ
हेमंत सोरेन को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यही कह करके अपनी बातों को मैं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत देखिए, तो सरासर गलत है। देखिए, बाबूलाल मरांडी ये राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, और वैसे व्यक्ति कई बार हाथ उठाए और उसको स्पीकर द्वारा नहीं बोलने दिया जाए, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सरकार के इशारे पर हो रही है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जैसा व्यक्ति जो गंभीर रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं और सदन में आज तक उन्हें कहीं बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? विधायक हैं कि नहीं आगे? हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि वो भी किसी क्षेत्र का विधायक है और प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक विधायक के नाते आप उनको क्यों नहीं बोलने दीजिएगा? जब सारे विधायक बोल सकते हैं तो माननीय बाबूलाल मरांडी जी को नहीं बोलने देना कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बदले की कार्रवाई है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। नियोजन नीति 1932 को लेकर जिस तरह से अटॉर्नी जनरल युवाओं ने को कहा नौकरी था देने उसी की तरीके मंशा से नहीं है सरकार की, फिर अगले चुनाव में यही मुद्दा लेके जाइएगा। अब देखिए, किसने क्या कहा मैं ये तो नहीं जानता हूँ। मैं तो ये भी जानता हूँ कि बहुत से आदमी जो है, अभी ठंड का समय है, ठंड में लोग जो है कंबल ओढ़ के रहते हैं। कुछ लोग कंबल ओढ़कर घी पीते हैं, कुछ लोग कंबल ओढ़कर मधु पी रहे हैं। तो उन लोगों से पूछिए कि कंबल ओढ़कर जो मधु पी रहे हैं कैसे पी रहे हैं। ज़्यादा विद्वान लोग हैं, वो बताएंगे। सर, आपको क्या लगता है 32 खतियान पर फिर से डक ला करके पारित करा करके तो फिर युवाओं की सरकार है, युवाओं के प्रति संवेदनशील है और युवाओं की आशा इच्छा के अनुरूप काम होगा। बहुत जल्दी अच्छी खासी नियुक्तियां निकलने वाली हैं और लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। आपका अनुसूची है कि जुडिशियल न्यायिक समीक्षा से परे होने के लिए 9वीं अनुसूची है ना। अगर वो इतने पक्षधर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 32 का खतियान लागू हो तो राज्यपाल को भेजें और वहाँ से 9वीं अनुसूची में डालें। उसके बाद अगर न्यायिक समीक्षा में निरस्त होता है तब झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी गलती मानेगा। सुदीप जी, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया है। ऑनरेबल स्पीकर का मामला है, उसमें मेरा बोलना उचित नहीं होगा। पूर्ण राजनीतिक बात सिर्फ एक मैं ये कहना चाहूँगा कि महामहिम के निर्देशों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक लाइन तय नहीं होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की लाइन, उसकी विचारधारा, उसके एजेंडे, अपने लोगों के प्रति जो हम लोगों ने कमिटमेंट्स किए हैं उसके आधार पर तय होती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा यह मानता है कि 1932 का खतियान ही झारखंड के मूलवासी की पहचान है। हम उस बात पर कायम है। इसके लिए जिस स्तर तक संघर्ष करना होगा हम लोग संघर्ष करेंगे, जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। और रह गया सवाल जो विपक्ष 9वीं अनुसूची में ले जाने की बात कह रहा था, मैं चुनौती देकर उनसे कहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल तमिलनाडु राज्य के निवासी हैं, जहाँ पूरे देश में सबसे पहले 69% आरक्षण लागू है। और वह 69% आरक्षण इसलिए लागू है कि तमिलनाडु का वह आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर संरक्षित है। तो जो कानून तमिलनाडु के लिए सही है वो कानून झारखंड के लिए गलत कैसे हो सकता है? और जिस बात को ये बार बार कह रहे हैं कि एक्जीक्यूटिव ऑर्डर आप निकाल कर देख लीजिए कि 13-11 में बांटने का जो प्रयास रघुवर सरकार के दरमियान हुआ था वो कोर्ट में जाकर औंधे मुँह गिरा था। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा दोबारा हो, इसलिए हम ये चाहते ही दिया है कि क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों में आपने जो परिभाषा बनाया है, परिभाषा आपकी सही हो सकती है, मगर आप किसी को रोक नहीं सकते हैं कि नौकरियों के लिए कोई दूसरा आवेदन नहीं करे। ऐसा करना संविधान के धारा 14 और 16 के खिलाफ होगा। अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, आप प्राथमिकता दे सकते हैं। जो स्थानीय व्यक्ति है हम उसको प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। कितने समय के लिए था प्राथमिकता? नहीं, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा है, तो संविधान के प्रावधान के अनुसार कहा है, कोई बाउंड्री इसकी बाउंडिंग की बात नहीं है। दूसरा उसने ये भी कहा है कि क्लास 3 की नौकरियाँ तो नहीं कर सकते हैं, क्लास 4 में अगर आप करते भी हैं कि सबको हम स्थानीय ही लेंगे तो उसमें भी आपको 5 साल के बाद उसके समीक्षा करने का प्रावधान होना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ने जो कहा है, राज्यपाल ने जो भेजा है वह संविधान सम्मत है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए था। फिर से वही विधेयक पेश कर देने का मतलब है कि कम से कम अगले विधानसभा के चुनाव तक तो राज्य की जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये ज़रूर कहेंगे कि हम फिर दोबारा आएंगे तो करेंगे। तो जब इस बार आप सरकार में हैं, बहुमत की सरकार है, इस बार आप नहीं कर पा रहे हैं तो अगली बार आप भी आपसे होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।
तो इस तरह की बातें विधानसभा के पटल पर रखकर जनता में सही संदेश नहीं जाए, यही प्रयास है। अच्छा, पहले भी आपने इसको लेकर कहा था कि मुख्यमंत्री और हमने स्पष्ट रूप से कहा, अभी इन्होंने कहा कि नियोजन में 5% आंदोलनकारियों के लिए जो हम आरक्षित रखेंगे, हमने स्पष्ट कहा कि जब तक 1932 का आप क्लियर नहीं करते हैं, 27% ओबीसी को क्लियर नहीं करते, 33% महिलाओं का आरक्षण क्लियर नहीं करते, तो फिर नया ड्रामा आप क्यों चालू करते हैं? जो ड्रामा को शुरू करते हैं उसको ख़त्म कीजिए और नया ड्रामा युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास राज्य में नहीं करिए। मैंने स्पष्ट रूप से कहा और हमने उसका विरोध भी किया। ठीक है, चलिए।